हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कई कॉन्फ्लिक्ट्स ऑनगोइंग है और हमारे लिए अच्छी खासी लर्निंग भी है। तो अभी हम एक ऐसी पोजीशन पर हैं जब हमारी कई रिक्वायरमेंट्स जो हैं अधूरी पड़ी हुई हैं और क्रूशल कैपेबिलिटीज़ हम लैक करते हैं। तो नीड यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि हम चीज़ों को प्रायोरिटी बेसिस पर रखें और जो सबसे ज़्यादा क्रूशल है उसको सबसे पहले अचीव करने की या फिर गेन करने की कोशिश करें। तो अभी अच्छा मौका है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ इफ़ेक्टिव साबित हो रही है, कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और किन कैपेबिलिटीज़ के लिए वेट किया जा सकता है। तो सुबह ही हमने वीडियो में बात करी जहाँ पर हमने बताया कि कैसे जो F-35 दुनिया का सबसे एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म कहा जाता है, उस पर एक शॉट ईरान ने लिया है। ऑल्दो एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं करा, इमरजेंसी लैंडिंग वहाँ पर करी गई, लेकिन फिर भी ये बड़ी न्यूज़ बनी। हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे जो वीडियो फुटेज आई है उसको देखकर ये लगता है कि एयरक्राफ्ट लो फ्लाई कर रहा है, जो कि एक मिस्टेक थी और जिसका फ़ायदा ईरान ने उठाया है। साथ में काउंटर मेजर्स भी काम नहीं कर रहे थे। तो एक डीपर इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट है जिसके बाद पता लगेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी और क्यों यहाँ पर काउंटर मेजर्स ने वर्क नहीं किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि F-35 को यहाँ पर शूट किया गया है। तो क्या ये प्रूव करता है कि F-35 इफेक्टिव नहीं है? इसका जवाब होगा नहीं। पर क्या F-35 के बिना भी काम किया जा सकता है? इसका जवाब होगा हाँ। ईरान जैसे देश के अगेंस्ट में आप ये काम कर सकते हैं और यूएस F-35 पर ही खाली रिलाय नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो क्रूशल रोल प्ले किया है ये इनके 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म्स ने भी किया है, जिनके द्वारा कंटिन्यूसली सीड और डेड जैसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। साथ में लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इनको स्टैंड ऑफ रेंज पे रखते हुए टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की सहूलियत प्रोवाइड कराते हैं। F-35 का जो यहाँ पर रोल रहा है ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। वो अटैक से ज़्यादा इनकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी का है। तो F-35 की स्ट्रेंथ इसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक से ज़्यादा इसके सेंसर्स हैं, जो कि एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स का पता लगा सकते हैं, इनकी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने की साइट्स का पता लगा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये खुद भी अटैक कर सकते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म को भी डायरेक्ट कर सकते हैं अटैक करने के लिए। साथ में एक और प्लेटफॉर्म है जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन ये भी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर हम नॉर्थरॉप ग्रमन के RQ-180 की बात कर रहे हैं। RQ-180 एक सर्विलेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि स्टेल्थ ड्रोन है और लगातार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वेनेजुएला के ऊपर भी किया गया था, ईरान के ऊपर भी किया जा रहा है और इस ड्रोन से आने वाली सर्विलेंस फुटेज का इस्तेमाल करते हुए टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। तो जो सक्सेसफुल एयर डोमिनेंस इजराइल और यूएस का रहा है, इसमें ISR यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकॉग्निजेंस की कैपेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें F-35 भी मुख्य भूमिका निभा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ज़रूरी है कि ऐसे सेंसर्स जो कि F-35 कैरी कर रहा है ये मैन्ड एयरक्राफ्ट में ही होने चाहिए, ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में नहीं लग सकते? और क्या ज़रूरी है कि अटैक रोल को परफॉर्म करने के लिए आपको स्टेल्दी F-35 जैसे एयरक्राफ्ट चाहिए, इंस्टेड कि आप वहाँ पर अनमैन्ड स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें जो कि ज़्यादा सेफली ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे? और जो F-35 के साथ मिसहैप हुआ है जिसमें ह्यूमन लाइफ स्टेक पर थी, इसको टोटली अवॉइड किया जा सकता था अगर यहाँ पर एक अनमैन्ड सिस्टम द्वारा ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होता। तो स्मार्ट स्टैंड ऑफ वेपन्स के ज़माने में और हाई स्पीड अनमैन्ड सिस्टम्स के ज़माने में एक मैन्ड फिफ्थ जनरेशन एडवांस फाइटर प्लेटफॉर्म की क्या भूमिका है, इस पर सवाल उठता है। हाँ, मैन्ड अनमैन्ड सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनमैन्ड सिस्टम को भी जो कमांड है ये किसी ह्यूमन द्वारा ही किया जाना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन वो ह्यूमन जिसको एनिमी लैंड के अंदर घुसना भी नहीं है, तो क्या वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर में बैठा हो ये ज़रूरी है? ये सवाल है। ऑल्दो ये बात हम ज़रूर कहेंगे कि जब बात एयर टू एयर कॉम्बैट की आती है तो गेम पूरी तरीके से बदल जाता है और वहाँ पर अगर एक फाइटर पायलट फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ है तो उसके पास एडवांटेज है। पर एयर टू सरफेस के लिए स्ट्रिक्टली मल्टी रोल फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है और इसी के हिसाब से हम चीज़ों को प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। तो हमारे द्वारा घातक UCAV पर काम किया जा रहा है जो कि एक स्टेल्दी अनमैन्ड सिस्टम होने वाला है जो कि बिहाइंड द एनिमी लाइन्स जाकर स्मार्ट म्यूनिशंस को ड्रॉप कर पाएगा और जिस इंसिडेंट में लाइकली F-35 शूट डाउन हुआ है उस केस में किसी भी फाइटर प्लेटफॉर्म को नहीं रहना पड़ेगा। ये ऐसे स्टेल्दी UCAV इंश्योर करेंगे। साथ में जो मैन अनमैन टीमिंग का कॉन्सेप्ट है एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। और खाली एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए नहीं बल्कि एयर टू एयर ऑपरेशंस के लिए भी, जहाँ पर अनमैन्ड सिस्टम जो है ये लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल भी कैरी करेंगे
और क्योंकि ये स्टेल्दी होंगे इसलिए ये आगे रहते हुए टारगेट को सरप्राइज कर सकते हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि 5th जनरेशन फाइटर या 6th जनरेशन फाइटर से ज़्यादा ज़रूरी फ़िलहाल घातक पर फोकस करना है और जो कैट्स प्रोग्राम है इस पर फोकस करना है। बाकी एक और फील्ड है लेकिन उसको हम डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं और काफ़ी एडवांस स्टेटस पर है। यहाँ पर हम बात स्टैंड ऑफ वेपन्स की कर रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि बहुत अच्छा खासा फोकस स्टैंड ऑफ वेपन्स पर लगाया गया है, चाहे ये इंपोर्ट करके हम अपने फाइटर प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करके इस्तेमाल कर रहे हों या फिर हम डोमेस्टिकली डेवलप कर रहे हों। तो जो रुद्रम सीरीज़ की मिसाइल बन रही है, जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पर ली जा रही है, जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यहाँ पर ली जा रही है, ये जो हमें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, इसका एडवांटेज हमने ऑप सिंदूर में देखा, साथ में इजराइल और यूएस द्वारा जो अटैक ईरान पर किए जा रहे हैं उसमें भी देखा गया। तो पूरे कॉन्फ्लिक्ट से ये चीज़ पता लगती है कि किसी भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म से पहले जो मैन अनमैन टीमिंग है और जो स्टेल्दी यूकैव है और एक और चीज़ जो स्टेल्दी रिकॉग्निजेंस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम MQ-9 जैसे ड्रोन ले रहे हैं लेकिन ज़रूरत है RQ-180 जैसे स्टेल्दी रिकॉग्निजेंस प्लेटफॉर्म्स की जो कि एनिमी के एयर स्पेस के ऊपर फ्लाई करते हुए ISR मिशंस को परफॉर्म कर सके ताकि इंटेल हमारे पास स्ट्रॉन्ग आ सके और उस पर बेस्ड होकर हम अटैक कर सके अपने लॉन्ग रेंज स्मार्ट मिशंस का इस्तेमाल करते हुए। तो इन चीज़ों को हमें प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा अगर हम नियर फ्यूचर चाइना के अगेंस्ट भी एक ऐसी पोजीशन पर रहना चाहते हैं जहाँ पर हम फाइट कर सकें, क्योंकि चाइना द्वारा खाली 5th और 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पर काम नहीं किया जा रहा है बल्कि जिस डोमेन की हम बात कर रहे हैं अनमैन सिस्टम की, स्टेल्दी यूकैव्स की, उन पर भी वो उतनी ही तेज़ी से काम कर रहे हैं और वो हाई स्पीड CCA यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहे हैं। इवन US द्वारा भी फिलहाल सबसोनिक CCS पर ही काम किया जा रहा है। तो चाइना जो है वो इन मामलों में भी आगे निकल गया है। लॉन्ग रेंज वेपन्स, अनमैन्ड सिस्टम्स, बेहतर ISR कैपेबिलिटी, ये इनके लिए J-20 और J-36 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अच्छी चीज़ ये है कि हमारा घातक प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है और कैट्स वॉरियर की लाइकली फर्स्ट राइट 2027 में हो जाएगी। वहीं पर नेवी का फोकस भी मैन अनमैन टीमिंग पर है। साथ में ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है बड़े कैट्स वॉरियर का जो कि सिग्निफिकेंट पेलोड को कैरी कर पाएगा, उस पर भी काम करना ज़रूरी है। और डेफिनेटली ये जो छोटे कैट्स वॉरियर पर काम चल रहा है इसकी लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए जो लार्जर साइज़ का कैट्स वॉरियर है उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिमिलर अप्रोच हम स्विफ्ट और घातक के केस में भी देख रहे हैं जहाँ पर स्विफ्ट प्रोटोटाइप फ्लाई कर रहा है और इसी की लर्निंग घातक प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करी जाएगी। तो हम बिल्कुल सही बात पर है। हम ये नहीं कहेंगे कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। डेफिनेटली एयर टू एयर कॉम्बैट में वो आपको एक क्रूशल एडवांटेज प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन प्रायोरिटी पर हमें मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को उनके ऊपर रखना पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।